अच्छा, तो उसमें क्या होगा कि हार्ट रेट जो है एट्रियल फिब्रिलेशन में अगर हमने उसको कम करना है तो हम बीटा ब्लॉक्स कर देंगे, ठीक है, बीटा ब्लॉक कर देंगे। तो फर्स्ट लाइन हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन में बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। ठीक है, रेट कंट्रोल के लिए भी बीटा ब्लॉकर है, क्योंकि हार्ट रेट को कंट्रोल करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास जो B1 रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करने के लिए बीटा ब्लॉकर आ जाएंगे। फिर रिदम अगर हमने देखना है तो उसके अंदर फ्लेसेनाइड है। इसका एमसीक्यू आता है, एक एमसीक्यूज एसके में एक दफा एक पेपर में ये भी आया है कि रिदम ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए ये फ्लेसेनाइड दी गई है। ठीक है, और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट है और उसको पुराना जो है वो कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज चल रही है तो फिर एमिड। ठीक है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में तीन चीजें। एट्रियल फिब्रिलेशन में आपने रोकना है हार्ट रेट। हार्ट रेट रोकने के लिए बीटा ब्लॉकर देना है, रेट के लिए बीटा ब्लॉकर देना है, रिदम के लिए फ्लेसेनाइड देनी है। और अगर पुरानी कोई डिजीज है और रिदम के लिए आपने मेंटेनेंस के लिए कुछ देना है तो एमियोड्रोम देना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कार्डियोजेनिक शॉक है उसमें हम आइनोट्रॉप्स देते हैं, जिसे डोपामीन एंड डोप्यूटामीन कहते हैं। शॉक की कंडीशन में पेशेंट होगा उसमें हमने थोड़ी सी पंपिंग करनी है ज्यादा। ठीक है, तो उसमें क्या है, डोपामीन एंड डोप्यूटामीन। हाइपोटेंशन के अंदर जिसमें बीपी कंट्रोल अनरिकॉर्डेबल है, बीपी आ ही नहीं रहा, तब भी हमने ये आइनोट्रॉप जो डोपामीन है ये देना। ठीक है, ये इनहेंस करता है किसी चीज को, बढ़ाए। ठीक है, डोपामीन जो है ना वो पुश देता है। तो डोपामीन हाइपोटेंशन में भी और कार्डियोजेनिक शॉक में भी। एनाफिलेक्टिक शॉक में एड्रेनालिन हमें हमेशा याद रखना है। जब एनाफिलेक्टिक शॉक होता है तो उसमें हम आईवी एड्रेनालिन देते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, आईवी एड्रेनालिन इन एनाफिलेक्टिक शॉक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जैसे क्लस्ट्रेडियम डेफिसिल हमने पढ़ा है, सॉरी आई एम एड्रेनालिन, सॉरी सॉरी, आई एम एड्रेनालिन इन द एनाफिलेक्टिक शॉक। ठीक है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया या जो भी एनाफिलेक्टिक शॉक है, आई एम एड्रेनालिन विद दैट। ठीक है, उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुडोमोनास, ये भी एमसीक्यू आता है सूडोमोनास के लिए सेफिटेक्सिलिन का। अच्छा, और यूटीआई हो जाएगा तो यूटीआई के अंदर हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन देनी होती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो एमसीक्यूज आता है ओसीडी के साथ फ्लॉक्सिटीन इन्होंने लिखा तो हुआ है, ये एमसीक्यूज बहुत कम आता है ओसीडी में। ये एमसीक्यूज बहुत कम रिपीटेड है। ठीक है, जो ज्यादातर आए हुए हैं वो बता देती हूँ। अच्छा, ये CAH के साथ जो निमोडिपिन है ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू। ठीक है, CAH किसकी एब्रीवेशन है? हाँ, मैं करा देती हूँ। सबएरिकोनॉइड हेमरेज, सबएरिकोनॉइड हेमरेज में हम ये निमोडिपिन देते हैं। ठीक है, और रेट रिदम के अंदर ये है बच्चे कि रेट हार्ट रेट के लिए, हाँ ठीक है, सबएरिकोनॉइड हेमरेज रेट के लिए जो है वो हम बीटा ब्लॉकर इसलिए देते हैं क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज होता है सिंपैथेटिक सप्लाई से। ठीक है, तो B1 रिसेप्टर्स के लिए बीटा ब्लॉकर्स देंगे ताकि रेट कंट्रोल हो। रिदम कंट्रोल करना है जब कोई भी डिजीज नहीं है हार्ट में और सिर्फ एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो उसमें उसको फ्लैसिड करना है हमने, स्मूथ करना है। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि एट्रियल फिब्रिलेशन की ECG को फ्लैसिड करना है। ठीक है, स्मूथ करना है, उसको बिल्कुल बिठाना है। ठीक है, तो उसमें फ्लेसेनाइड देंगे फॉर द रिदम कंट्रोल इन नॉन स्ट्रक्चरल डिजीज। ठीक है, और फॉर द रिदम कंट्रोल इन स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज या इस्कीमिक डिजीज उसमें एम्यूडोरोन देनी है। अच्छा, फिर से रिपीट कर देती हूँ। फॉर द रेट कंट्रोल इन एट्रियल फिब्रिलेशन, रेट के लिए, हार्ट रेट रोकने के लिए, सिंपैथेटिक सप्लाई को ब्लॉक करने के लिए जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ऑफ द हार्ट उनको ब्लॉक करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। फिर रिदम कंट्रोल एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ उस पेशेंट में जिसमें कोई भी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज नहीं है। ठीक है, उसके अंदर हमने फ्लैसिड करनी है, ECG नॉर्मलाइज करनी है। इस तरह याद कर लो, टू फ्लैसिड ECG या टू नॉर्मलाइज ECG, फ्लैट करने के लिए बेशक याद कर लो फ्लैसेनाइड रिंग। ठीक है, ऐसे एट्रियल फिब्रिलेशन में रिदम कंट्रोल जिसमें हार्ट की पुरानी कोई डिजीज नहीं है उसमें हम चीजों को फ्लैट करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए फ्लैसेनेट देंगे। ठीक है, इस तरह याद करो। और जो ऐसा एट्रियल फिब्रिलेशन है जिसमें पीछे हार्ट की डिजीज है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है या फिर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज कोई पीछे है, तो उसमें हमने कोई
बड़ी कोई बीमारी है ना तो ड्रोन ऊपर से फेंकना है उसको खत्म करने के लिए, तो एमयू ड्रोन उसमें भी। ठीक है, इस तरह याद कर लो कि बड़ी कोई हार्ट डिजीज है ऑलरेडी पीछे, ठीक है, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है, उसके ऊपर एफिब हो गया और अपने रिदम कंट्रोल करना, तो उसके लिए क्या भेजना है, ड्रोन भेज रहे हैं, तो एमयू ड्रोन देंगे। हाँ, अम्मी भी वो ड्रोन ही भेजती हैं अगर कुछ उल्टी सीधी हरकत करो तो वो फिर एम्यू ड्रोन जो है वो उसके उसमें याद करो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फॉर कार्डियोजेनिक शॉक में हमने आइनोट्रॉप्स देने होते हैं, डोपामिन डोब्यूटामिन। हाइपोटेंशन है और ऑन रिकॉर्डेबल बीपी है तब भी हम आइनोट्रॉप डोपामिन देंगे, ठीक है, इनहेंस करेगा जो बीपी को। और एनाफ्लेक्टिक शॉक में आइए एड्रेनालिन देंगे, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, एड्रेनालिन वाला, ठीक है। यूटीआई में हमारे पास सिप्रो हम देखते हैं, यूटीआई के अंदर वो पहले सुडोमोनास से हो, ठीक है। अच्छा, और सब एरिथ्रोइड हेमरेज में निमोडेपिन दी जाती है, ये भी मोस्ट आस्किंग एमसीक्यूज है, सब एरिथ्रोइड हेमरेज का। अच्छा, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में पैथिडीन मोस्ट कॉमन, पी फॉर पैंक्रियाटाइटिस, पी विद द पैथिडीन, इस तरह याद कर लें, ठीक है। पोस्ट सर्जरी एनाल्जेसिया एस्थमेटिक पेशेंट में भी पैथिडीन है, ठीक है। पैंक्रेटाइटिस में पोस्ट सर्जरी एनेस्थीसिया है, एस्थमा पेशेंट है, पैथिडीन है। लेकिन पोस्ट सर्जरी एनाल्जेसिया वैसे नॉर्मली हमारे पास कीटेरोलॉग होता है, ठीक है। जो एस्थमा के पेशेंट होंगे, अगर आपने उनको पोस्ट सर्जरी एनाल्जेसिया देना है, उसके अंदर आप पेथिडीन देंगे, जो कि पैंक्रेटाइटिस में भी बहुत ज्यादा पेन को रोकती है, ठीक है। और इसी तरह ही पोस्ट सर्जरी एनाल्जेसिया नॉर्मली हम कीटेरोलॉग यूज करते हैं रादर देन द पेथिडीन, ठीक हो गया। उसके बाद है मोशन सिकनेस के लिए एम विद द मैकेलाजीन एंड एस विद द स्कोपोलामीन, ठीक है। मोशन सिकनेस में स्कोपोलामीन एंड मैकेलाजीन, ठीक है। मैकेलाजीन इस तरह भी याद कर सकते हैं, मैंने इसको साइक्लिजीन से याद किया हुआ था, मैं साइक्लिजीन, साइक्लिजीन की साइकिल चलती है ना, गोल गोल घूमती है, तो मोशन सिकनेस, उसमें मोशन सिकनेस में बोलते हैं, ठीक है। उसको कोलामीन और मिसैलाजीन या मिकैलाजीन जिसको भी, तो उसके अंदर जो है वो मोशन सिकनेस में दी जाती है। जो मॉर्निंग सिकनेस है, सुबह उठ के प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होती है, पी विद प्रेगनेंसी, और उसमें पैराडॉक्स है, ठीक है। प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होगी तो पी विद प्रेगनेंसी, पी विद द पायराडॉक्सी, ठीक है। उसके बाद माउंटेन सिकनेस के लिए एल्टीट्यूड पे माउंटेन सिकनेस होगी ना, ए विद एल्टीट्यूड, ए विद एसिटाजोलामाइड। हाँ वो स्कोपोलामीन के बाद में सेलाजीन है ना, हाँ, अगर एयर सिकनेस के अंदर आएगा तो उसमें भी आ जाता है, साइक्लाजीन आ जाती है वो। लेकिन ये वैसे मैंने याद करने के लिए आपको बोला है कि ये साइकिल के तौर पर इसको याद कर लो कि मोशन सिकनेस में वो, ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग सिकनेस में क्या है, प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस, पी विद प्रेगनेंसी, पी विद पैराडॉक्सिन। माउंटेन सिकनेस में एल्टीट्यूड पे माउंटेन सिकनेस होगी ना, ए विद एल्टीट्यूड, ए विद एसिटाजोलामाइड। और इसके अलावा मोशन सिकनेस में इसको पोलामीन एंड मेसिटाजीन, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास, अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिंजाइटिस इन अडल्ट, सेफ्ट्राइजोन मोस्ट कॉमन, ये बार बार पूछते हैं एमसीक्यू, सेफोटेक्सीम और सेफ्ट्राइज, ये एमसीक्यूज बहुत आता है, ठीक है, ये याद रखना है। इस पे बेशक जो एमसीक्यूज बता रही हूँ कि बहुत आता है उसको हाईलाइट कर दो। बेबी के अंदर पेंसिलिन जी है, ठीक है। रोमेटिक फीवर के अंदर क्या है, पेंसिलिन जी, ठीक है। इसके आगे ही लिख लो बेशक, ठीक है, उसके अंदर भी पेंसिलिन जी। अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस इन एंडोमेट्रोइटिस में ड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन, लिप्रोलाइड एंड डेंजो, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, लबीटोलोल पहले देते हैं, देन मिथाइल डोपा। और अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हमारे पास आएगी तो हाइड्रोलाजीन हम देंगे रादर देन द लबीटोलोल। तो ये चीज याद रखनी है, एचएलएम से याद कर सकते हैं, हाइड्रोलाजीन, लबीटोलोल एंड देन मिथाइल डोपा होती है, ठीक है। हाइड्रोलाजीन और लबीटोलोल हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में दी जाती है, नहीं तो नॉर्मली लबीटोलोल एंड
मिथाइल डोपा दी जाती है। और एक्लैम्शिया में हमने फर्दर रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट देना होता है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट प्रीवियस को कुछ अफेक्ट नहीं देती है, फॉर द नेक्स्ट अफेक्ट आने से पहले रोकने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट अफेक्ट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद यूट्राइन होने वाला एमसीक्यू बहुत ज्यादा नहीं आया, ऑक्सीटॉक्सिन और आर्गोमेट्रिन, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन इसलिए भी क्योंकि ये प्रेगनेंसी में भी, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में भी, डोज याद करने की जरूरत नहीं है इसकी। हम एक पहले स्टार्ट में देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, अब मुझे कुछ बहुत वैसे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन पहले हम एक इसकी स्टार्ट डोज देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। डोज नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए जो एक्लैम्शिया है ना, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस मतलब कि एक्लैम्शिया जिसमें होंगे, जिसमें हाइपरटेंसिव भी है पेशेंट और उसको फिट्स भी पड़ रहे हैं, हाँ, लोडिंग डोज होती है 4 ग्राम की। तो उसके बाद इसकी स्टार्ट में डोज देने के बाद हम उसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। वो इसलिए कंटिन्यू की जाती है कि फॉर द नेक्स्ट इवेंट ना कोई हो, ठीक है, नेक्स्ट फिट्स का इवेंट कोई ना, ठीक है। और फिर इसका एक ही हल होता है, डिलीवरी, ठीक हो गया। अच्छा, एंटी थायराइड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल थायरोयूरेसिल है, पहले क्या देनी है? प्रोपाइल थायरोयूरेसिल। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले क्या देनी है? प्रोपाइल थायरोयूरेसिल। उसके बाद क्या है? स्ट्रॉन्ग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथिमाजोल, ठीक है। मदर के लिए मेथिमाजोल सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, पहले क्या देनी है? प्रोपाइल थायरोयूरेसिल। इस तरह याद रख लें। एंटी थायराइड जो थायराइड स्टोन में आपने देनी है, वो भी प्रोपाइल थायरोयूरेसिल है, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और अफेक्ट करती है फीटस को, वो मेथिमाजोल होती है। इसीलिए पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेथिमाजोल इसीलिए नहीं दी जाती क्योंकि ये फीटस को अफेक्ट करती है। पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सारे ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होने होते हैं, इसलिए तब ये नहीं दी जाती, ठीक है। तो जो क्रॉस करेगी प्लेसेंटा वो मेथिमाजोल है, ठीक है। मदर टू फीटस जाएगी मेथिमाजोल, और इसके अलावा वो दी जाती है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। अच्छा, ओबीज डायबिटिक को मेटफॉर्मिन देते हैं क्योंकि उसकी जो है वो ओबेसिटी के साथ है लिंकेज के, वो ओबेसिटी को कम करती है। एक बात, नॉन ओबीज को सल्फोनाइलूरियास देते हैं, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? सॉरी, लाइट बीच में चली गई थी, उसकी वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी। ओके फाइन, ठीक है, हम उधर से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ओबीज पेशेंट में डायबिटीज में हम मेटफॉर्मिन देते हैं, नॉन ओबीज में जो है वो सल्फोनाइलूरियास देते हैं, ठीक है। जो शॉर्ट होते हैं, ठीक है, नॉन ओबीज होते हैं, शॉर्ट होते हैं, उनमें हम क्या देते हैं? सल्फोनाइलूरियास, ठीक है। इस तरह आगे थोड़ी थोड़ी चीजें साथ में लिख लो ताकि वो याद करने में आसानी हो जाए, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एंटीडोट पैराडॉक्सिम होता है, सिम्टम्स रिवर्सल एट्रोपिन होता है। ये एमसीक्यूज बहुत दफा है, ठीक है। जो सिर्फ एंटीडोट है वो पैराडॉक्सिम है, लेकिन जो सिम्टम रिलीविंग है वो एट्रोपिन, ठीक है। ये एमसीक्यूज एक तो बहुत दफा आता है। ड्रग इन द लीवर डीकम्पोजिशन इज लोराज़ेपाम एंड ऑक्सीजेपाम एंड प्री ऑपरेटिवली फेनेंटनिल। ये प्री ऑपरेटिवली ना, इसका ये है कि जब उसका एक पेशेंट का ना ऑपरेशन होने वाला था, ठीक है, तो उसकी जो बहन बैठी हुई थी ना, उसका बीपी भी लो हो रहा था, तो उसको जो है ना वो फेंटा ला के दी कि तुम पहले प्री ऑपरेटिवली तुम पहले फेंटा पी लो, ठीक है, तुम ठीक हो जाओ। तो इसमें एज स्टोरी याद कर लो कि प्री ऑपरेटिवली जो कि लीवर डीकम्पनसेशन के पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनमें आप प्री ऑपरेटिवली क्या देंगे? फेंटा देंगे, उनके वो जो अटेंडेंट बैठी हुई थी, क्या उसको फेंटानिल, ठीक है, प्री ऑपरेटिवली फेंटानिल। और लीवर डीकम्पनसेशन में आप क्या यूज करते हैं? लोराज़ेपाम एंड ओक्सीजेपाम, ठीक है। लोराज़ेपाम और ओक्सीजेपाम हम ड्यूरिंग द लीवर डीकम्पनसेशन यूज करते हैं, और फेंटानिल जो है वो प्री ऑपरेटिवली यूज करते हैं। और लिवर डिजीज में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सी है? पेंटाजोसिन और पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल की भी एक खास डोजेज होती है, अब लिवर डिजीज में उससे ज्यादा उसको नहीं दे सकते। तो पेंटाजोसिन और पैरासीटामोल दोनों ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं इन लिवर डिजीज, ठीक हो गया।
उसके बाद क्या है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की प्रोग्रेस आपने कैसे देखनी है, डायरेटिक या पैरासीटामोल से। ठीक है, डायरेटिक्स हम ऐड करते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में अगर असाइटिस भी साथ में हो जाए पेशेंट। उसके बाद क्या है हमारे पास, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर एस्थमा के अंदर सब्जामोथर्निया में, सिस्ट एट्राक्यूरिया में और लीवर डिजीज में एट्राक्यूरिया। ठीक है, लीवर डिजीज के आप सारे एमसीक्यूज आप अलहदा करके एक लिख लो। ठीक है, एक हेडिंग दो लीवर डिजीज की, उसके नीचे सारे ये एमसीक्यूज। तो क्या क्या एमसीक्यूज हैं कि डी कंपनसेशन में आप कौन सी यूज कर सकते हैं, लो वाली, लो ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके पास कौन सी है, लोराजिपाम एंड ऑक्साजिपाम। ठीक है, लो ड्रग्स आप डी कंपनसेशन हुई है उसमें लो ड्रग्स यूज कर सकते हैं। फिर प्री ऑपरेटिवली कौन सी है उसकी, वो अटेंडेंट ने फेंटा पी थी, फेंटा ने। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन सी है, पेंटाजोसिन और कौन सी, पैरासीटामोल। ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और इसके अलावा जो लीवर डिजीज में एनएम ब्लॉकर अगर आपने देना है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर अगर कोई देना है तो कौन सा देना है, एट्राक्यूरिया। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे अलग करके लिख दें। डिजीज दवाई कौन सी देनी है, कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कौन सी प्री ऑपरेटिव लेनी है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा ठीक है, ये रट्टा लगाएंगे आप, याद ऐसे ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा जो साथ बता रही ना वो तो लिख लो ना, कि इसको उसके जैसे अटेंडेंट को मैंने कहा प्री ऑपरेटिव लिया आपने, फेंटा पिलानी है, उसका बीपी कम हो गया तो फेंटा नहीं ले, लो ड्रग्स देनी है इंडी कंपनसेशन, तो उसमें लोराजिपाम और नोक्साजिपाम है। फिर उसके बाद जैसे आपके पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर आपने कौन सा देना है, लीवर डिजीज के अंदर आपने एट्राक्यूरियम देना है। ठीक है, लीवर डिजीज के अंदर आप इस तरह भी जो लीवर डिजीज का पेशेंट है उसको आपने लाड से रखना है। ठीक है, तो लीवर डिजीज में क्या देनी है, एट्राक्यूल, इस तरह कर सकते हो। ठीक है, लाड से उसको ट्रीट करना है बड़े ध्यान से। ठीक है, लाड, लाड में होता है ना छोटा बच्चा जो घर में होता है, बात कहते हैं ये तो लाड में, तो उस तरह लीवर डिजीज और एट्राक्यूरिया। ठीक है, जो आपने मेडिसिन देनी है न्यूरोमस्कुलर, वो क्या देनी है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कौन सा देना है, एट्राक्यूरिया। ठीक है, तो उसके बाद जो एस्थमा के अंदर आपने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर देना है वो सब्जामेथोनियम एंड सिस्टेटोनियम। इसी तरह थोड़ी थोड़ी जैसे आगे बता रही हूँ कि उसको लाड में रखना है, उसको फैंटा पिलानी थी, उसको लोड रख देनी थी, इस तरह आगे थोड़ा थोड़ा लिख लो ताकि जब आप रिवाइज करो तो आप लोगों को याद आ जाए कि हाँ इसके साथ ये वाली ड्रग थी, इसके साथ ये ड्रग थी, वो याद हो जाए। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद क्या है, पैन क्यूरेनियम एलिमिनेट किससे होगी, किडनी से होगी। रो क्यूरेनियम लीवर और किडनी दोनों से। रो वाली क्या है, वो रो रो के हर जगह से निकलती है। ठीक है, तो लीवर और किडनी से रो रो के निकल रही है, पैन क्यूरेनियम सिर्फ किडनी से एक्सक्रीट हो रही है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, डाइजिपाम कैसे एक्ट करता है, इंटरन्यूरॉन्स पे एक्ट करता है डाइजिपाम। मॉर्फिन जो है वो हिस्टामिन रिलीज करता है, मॉर्फिन जो है हिस्टामिन रिलीज करता है। और हिस्टामिन का एक और एमसीक्यू आता है कि नेचुरल एंटी एलर्जिक जो है वो कौन सा है, नेचुरल एंटी एलर्जिक कौन सा, ये एमसीक्यूज भी आता है हिस्टामिन का। ठीक है, और इसके अलावा ये रिलीज होता है फ्रॉम द मास्ट सेल। ठीक है, ये भी याद रखना। नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा है, हेपरिन, हेपरिन। ठीक है, और ये भी रिलीज होता है फ्रॉम, वेरी गुड डॉक्टर आवर, मास्ट सेल से। ठीक है, तो मॉर्फिन क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन। इसके अलावा हेपरिन और हिस्टामिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट और नेचुरल एंटी एलर्जिक हैं जो कि मास्ट सेल से रिलीज होते हैं। ठीक है, ये इसके आगे तक याद है। उसके बाद क्या है, ट्रेब्यूटलीन फीटल हाइपोग्लाइसीमिया एंड मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर देता है।
एनाल्जेसिक इफेक्ट जो आता है इसीलिए इसका 1 to 2 वीक्स के अंदर आता है। एंटी डिप्रेसेंट 3 to 4 वीक्स। डिप्रेशन में जाने में ज्यादा टाइम लगता है, हेपरिन भी हाँ नेचुरली उससे रिलीज होता है। अच्छा, तो एनाल्जेसिक इफेक्ट्स जो है वो ट्राइसाइक्लिक जो एंटी डिप्रेसेंट्स है उनका 1 to 2 वीक्स के अंदर आता है, लेकिन क्योंकि जो डिप्रेशन वाला इफेक्ट है वो लंबा रहता है तो वो 3 to 4 वीक्स में उसका इफेक्ट करता है। ठीक है। एनेस्थीसिया डोज के एमसीक्यूज एनेस्थीसिया में भी नहीं मैंने देखे अभी तक एसके के पेपर में। वैसे ये हम लोग पूछते नहीं है, अगर ये आपको याद रहे तो तो मॉर्फिन डिक्रीजेस एपनिया थ्रेशोल्ड। मॉर्फिन जो है ना वो स्लीप कॉज करती है ना, तो इसलिए एपनिया थ्रेशोल्ड भी कम कर देती है। लोकल एनेस्थीसिया जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेगा वो सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस करता है। आप लोगों के साथ मेरी सेल्फ फिजियोलॉजी तो नहीं हुई? आवाज स्लो आ रही? अच्छा मुझे अभी बताइएगा, मैं पढ़ रही हूँ। किसका इफेक्ट इतना प्रोलॉन्ग होता है? हाँ सेल्फ फिजियोलॉजी होनी। ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट का, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का, बस उसके इफेक्ट्स का उन्होंने जो मतलब कि रिसर्च जो की हुई है उसके अंदर वो यही है कि एनाल्जेसिक इफेक्ट उसका जल्दी आ जाता है, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट उसका प्रोलॉन्ग होता है, मेटाबोलाइज होता है तो टाइम लगाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई उसमें कोई इम्पोर्टेंट फीचर नहीं है उसको रीड करने का। इसके अलावा ये है कि जो लोकल एनेस्थीसिया है वो क्रॉस करता है प्लेसेंटा को सिंपल डिफ्यूजन। सेल फिजियोलॉजी में हम करेंगे कि कौन सी चीजें सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस करती हैं, कौन सी चीजें पैसिव डिफ्यूजन से क्रॉस करती हैं। ठीक है। एनेस्थीसिया जो है वो लोकली जो है अगर प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है ड्रग तो वो सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस करेगी। अच्छा। अच्छा, ये जो सुक्राल फेट जो है ये सिमिट्रीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, और सिमिट्रीन सुक्राल फेट का मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो सिमिट्रीन और सुक्राल फेट का बड़ी लड़ाई है। ठीक है। तो सुक्राल फेट उसको सिमिट्रीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता और सिमिट्रीन सुक्राल फेट को मेटाबोलाइज नहीं होने देता। ये एमसीक्यू आता है रिपीटेड। मोर लोकल एनेस्थीसिया इन द ब्लड इंटरकोस्टल ब्लॉक के अंदर दिया जाता है लोकल एनेस्थीसिया। अच्छा, और फिर वही ब्लड में ज्यादा आता है। डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मॉर्फिन एंड फेंटा। जो फेंटा हमने दी थी कब दी थी? प्री ऑपरेटिवली लीवर डिकम्पोजिशन में। ठीक है। तो डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है आवाज पे बंद है। जी। अच्छा ठीक है। तो क्या है कि जो हमारे पास डिलेड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर रहा है वो मॉर्फिन कर रहा है और फिर फेंटानिल कर रहा है। ठीक है। और फेंटानिल हम किधर देते हैं? प्री ऑपरेटिवली लीवर डीकम्पनसेशन के अंदर। ठीक है। फेंटा पी थी उसकी बहन में। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना वो क्या है, थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो सेफ्टी से होता है। ठीक है। इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, ड्रग इज सेफ। मैंने इससे याद किया था, ड्रग इज सेफ से इज के आई से इंडेक्स और सेफ्टी। ठीक है। एस से सेफ्टी, इज ड्रग इज सेफ। ठीक है। इंडेक्स के साथ क्या है? सेफ्टी है। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स के साथ क्या है? ड्रग में सेफ्टी है, वो डिटरमिन करता है। पोटेंसी के लिए क्या है? डीपी से याद कर लिया था कि पोटेंसी ड्रग की उसकी डोज से मैयर होती है, डिटरमिन होती है डीपी से पोटेंसी और डोज। ठीक है। उससे मैयर होती है। ठीक है। तो ड्रग की सेफ इंडेक्स से सेफ्टी है, डोज से जो है वो पोटेंसी है, पोटेंसी डिटरमिन होती है विद द डोज। ठीक है। उसके बाद क्या है? बेंजोडाइजिपीन कॉजिंग हाइपोटेंशन इन हाइपोवोलेमिया ओल्ड एज। अच्छा, फिर ये कॉक्स 2 इनहिबिटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर कोई सिलेक्टिव देना तो सेलिकॉक्सिब भी लिखा होगा। ठीक है। और पोटेंट में मेलॉक्सिकैम लिखा होगा। बाज दफा सेलिकॉक्सिब नहीं लिखा होता उसके अंदर भी मेलॉक्सिकैम ही आता है। ठीक है। तो सेलिकॉक्सिब आफ्टर सेलिकॉक्सिब आप मेलॉक्सिकैम लगा सकते हैं।
हमारा लाइट का प्रॉब्लम है था आज, आप लोगों की तरफ भी लाइट का प्रॉब्लम है? बस बारिश हो गई है, बारिश की वजह से जो है वो लाइट, हाँ बारिश की वजह से एक कतरा भी गिरे तो लाइट चली जाती है बार बार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। बारिश होने भी लगे, बादल बन जाए, लाइट चली जाएगी। बस अभी ये इधर भी यही हो रहा है, लाहौर में भी बारिश, बारिश है और बस लाइट बार बार चले। सॉरी, दोबारा से कंटिन्यू करें। अच्छा, जो सिलेक्टिव है मैं इसमें बता रही थी कि सिलेक्टिव के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अच्छा अभी बताइएगा आवाज। आप बताइएगा आवाज का प्लीज। ठीक है, ठीक है, ओके चलो मैं थोड़ा ऊंचा, ठीक आ रही है, हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ ऊंचा बोलूँ। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, जो सिलेक्टिव कॉक्स टू वाले एमसीक्यूज है ना, वो रिपीटेडली आता है सेलिकॉक्सिब का, लेकिन बाज दफा सेलिकॉक्सिब नहीं लिखा हुआ होता है तो मेलॉक्सिकैम लगा लेना है, ठीक है। पोटेंट और सिलेक्टिव में इन दोनों ने उसको सेपरेट किया हुआ है डबल ए में, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर सिलेक्टिव में भी पूछे, पोटेंट ना भी पूछे, सेलिकॉक्सिब गिवन ना हो, तो मेलॉक्सिकैम की ऑप्शन चूज कर लेनी है, ठीक है। तो इस सिलेक्टिव के आगे भी सेलिकॉक्सिब के